आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। हम लोग आज क्रिया अध्याय का अभ्यास करेंगे। इससे पहले की क्लासेस यदि आपने नहीं देखा है अभ्यास प्रश्न का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये जो क्रिया अध्याय इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। तो देखा गया हो क्रिया के संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। क्या है? संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। यदि आप लोगों ने क्रिया अध्याय नहीं पढ़ा है अभ्यास प्रश्न करने से पहले, क्योंकि अभ्यास तभी आप कर सकते हैं जब आप क्रिया को पढ़े हों। यदि नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके पहले आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को, क्रिया टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अभ्यास को देखिए तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, संभाव्य वर्तमान काल में क्रिया के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना रहती है। संभाव्य का अर्थ है संभावित, मतलब जो संभावना हो, जिसके होने की संभावना हो या अनुमान हो, उसे हम लोग संभाव्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब वो पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया, पहले उसने क्या किया? नहाया, फिर उसने क्या किया? भोजन किया, है ना। तो एक क्रिया के बाद दूसरे क्रिया में प्रवेश किया। इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है ना। यदि लिख दे एग्जाम्पल, उदाहरण आपको, उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया। इसमें आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पर नहाकर है ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि इसमें नहाने की क्रिया समाप्ति के साथ उसके बाद भोजन करने की क्रिया का बोध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? अब आप चल सकते हैं, इसमें सामर्थ्य सूचक वृत्ति है। ये जाहिर सी बात है, इस उदाहरण से आपको क्या पता चलता है कि इसमें सामर्थ्यता दिखाई जा रही है, तो ये सामर्थ्य सूचक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। यहाँ पर जब देखेंगे तो इसका जो उत्तर होगा वो तो बी हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। लेकिन यदि हम लोग देखें कि दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें द्विकर्मक क्रिया है। कुछ क्रियाएं 2 कर्म वाली होती हैं, है ना। कुछ क्रियाएं क्या होती हैं? 2 कर्म वाली होती हैं। प्रश्नगत वाक्य में इसमें ये जो दीपा ने गाय को चारा खिलाया, इसमें 2 कर्म हैं। एक तो है गाय को, क्या है? एक तो है गाय को और दूसरा क्या है? चारा। तो 2 कर्म है, गाय को और चारा। एक कर्म बहुत पदार्थवाचक चारा है होता है और उसे मुख्य कर्म कहते हैं, और दूसरा कर्म जो बहुधा प्राणीवाचक होता है, जहाँ गाय है, उसे हम लोग गौड़ कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। इसमें अभ्यास द्योतक पक्ष प्रस्तुत है। क्या है? अभ्यास द्योतक पक्ष प्रस्तुत है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया व्यापार का बोध होता है उसे क्रिया का पक्ष कहते हैं, है ना। जिसे क्रिया के जिस रूप से क्रिया व्यापार का बोध होता है उसे क्रिया का पक्ष कहते हैं। इस क्रिया व्यापार को 2 दृष्टियों में परिभाषित किया जाता है। पहली दृष्टि ये कि क्रिया की प्रक्रिया के आरंभ होने के काल के रूप में, और दूसरा ये कि क्रिया की प्रक्रिया के इकाई के रूप में। पहले प्रकार के यदि हम लोग अनुसार देखें तो क्रिया के पक्ष को 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। कौन कौन से? आरंभ द्योतक, सातत्य द्योतक, प्रगति द्योतक और पूर्ण द्योतक। ये जो पक्ष हैं ये जो क्रिया की प्रक्रिया के आरंभ होने के काल के रूप में होते हैं। ठीक है, और
क्या होता है, नित्यता बोधक और अभ्यास द्योतक पक्ष, ये दोनों जो होते हैं ये क्रिया प्रक्रिया की इकाई के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर क्रिया प्रक्रिया की इकाई के रूप में देखेंगे तो अभ्यास द्योतक पक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य के भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। इस वाक्य में यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, इसमें क्रिया की वृत्ति को संकेतार्थ भेद प्रस्तुत है। वृत्ति का अर्थ होता है मन स्थिति। वक्ता की वृत्ति का बोध क्रिया के जिस रूप से होता है उसे वृत्ति कहते हैं। हिंदी में वृत्ति के 5 भेद होते हैं। एक तो होता है विध्यर्थ। क्या होता है, विध्यर्थ, जिसे विध्यर्थ का मतलब क्या होता है, विधि संबंधी क्रिया करने या देने का भाव होता है। जैसे जरा यह प्रश्न बताइए, है ना, ये विध्यर्थ हो गया। निश्चयार्थ दूसरा हो क्या होता है, निश्चयार्थ। निश्चयार्थ इसका मतलब जिस क्रिया रूप से कार्य के होने का निश्चित रूप से पता चलता है वहाँ निश्चयार्थ वृत्ति प्रयुक्त होती है। जैसे आज भारत विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे संभावनार्थ। क्या होता है, संभावनार्थ। संभावनार्थ का मतलब क्रिया के जिस रूप से संभावना का बोध होता है। जैसे आप कहेंगे संभव है आज वेतन मिल जाएगा, संभव है आज बारिश हो जाएगी, है ना। उसके बाद होता है संदेहार्थ। संदेहार्थ का मतलब क्या होता है, जिस क्रिया रूप से क्रिया के होने में संदेह का भाव हो। जैसे आप कहें कि वह इलाहाबाद से चल पड़ा होगा, वह इलाहाबाद से चल पड़ा होगा, तो ये क्या है, संदेहार्थ है। यदि आप कहें संकेतार्थ, नेक्स्ट है अगला है संकेतार्थ। जो संकेतार्थ है इसका मतलब जिस वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं, है ना, उनमें कार्य कारण संबंध होता है और उसके परिणाम की भी सूचना रहती है। मतलब यदि आप कहें कि अगर सब कुछ ठीक हो रहा तो अंजू का आना निश्चित है, सब कुछ ठीक रहा तो अंजू का आना निश्चित है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक में तो आपको क्या किया जा रहा है, उसके कार्य जो कारण है उसका संबंध दिखाई दे रहा है और दूसरा उसका परिणाम भी कि उसकी भी सूचना मिल रही है। स्पष्ट है। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकेतार्थ। क्यों, क्योंकि यदि सारा सामान मिल जाता तो भोजन अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर जब सारा सामान मिल गया, ये आपका कारण बता रहा है भोजन अच्छा बनेगा, ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका परिणाम बता रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। यहाँ पे आपका जो वाक्य दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, अब सीता चलने लगी है, अब सीता चलने लगी है। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आरंभ द्योतक पक्ष, आरंभ द्योतक पक्ष। ठीक है, आरंभ द्योतक पक्ष क्या होता है, इस पक्ष में क्रिया के आरंभ होने की स्थिति का बोध होता है। जैसे आप कहेंगे अब मोहन खेलने लगा है ना। और यहाँ पर ये जो वाक्य दिया हुआ है अब सीता चलने लगी है, ये क्या है, आरंभ द्योतक पक्ष है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए, जरा मेरी सहायता कीजिए, यह है विध्यर्थ। क्या है, विध्यर्थ है। विध्यर्थ का मतलब होता है विधि संबंधी तात्पर्य, मतलब क्रिया करने का भाव, क्रिया करने का भाव। यहाँ पर जो दिया गया वाक्य है जरा मेरी सहायता कीजिए, यहाँ पर जो सहायता कीजिए इच्छा बोधक है, मतलब ये कि कीजिए क्रिया रूप से विध्यर्थ का बोध होता है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला विकल्प सही है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, रोहन चाय पीकर बैठ गया। याद रखिएगा जब एक कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल किसी दूसरी क्रिया को आरंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहां पर रोहन चाय पीकर बैठ गया में पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में
प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। देखिए यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इसमें प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, दिलाना है। क्या है, दिलाना। ठीक है, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है। इसमें से कौन सा वर्ण घोष है। यदि हम विकल्पों को देखें तो इनमें से ग वर्ण घोष है। कौन सा, ग वर्ण जो है ये घोष है। नाद की दृष्टि से जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपित हो जाती हैं, झंकृत हो जाती हैं, वे घोष वर्ण कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा जो होता है व्यंजन वर्ण, सभी स्वर वर्ण य र ल व और ह, ये सभी घोष वर्ण कहलाते हैं। तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो गया। इसके अलावा जो सभी स्वर होते हैं वो भी घोष या सघोष होते हैं। इसके अलावा य र ल व और ह, ये सभी के सभी क्या होते हैं, घोष या सघोष होते हैं। अगला प्रश्न है, वह शाम को घर जाएगा, वाक्य में वृत्ति का अर्थ कौन सा है। अब वो शाम को घर जाएगा तो यहाँ पर क्या है, निश्चयार्थ है। वह शाम को घर जाएगा, वृत्ति का मतलब क्या होता है, मूड होता है। क्या होता है, मूड, है ना। इंग्लिश में इसको मूड कहते हैं, जो आप लोग को मूड बनता है उसी की स्थिति पर, है ना। तो जो वृत्ति मतलब मूड की दृष्टि से देखा जाए तो वह शाम को घर जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा निश्चयार्थ निकलेगा। क्या निकलेगा, निश्चयार्थ। मतलब जो वाक्य में क्रिया रूपों द्वारा व्यक्त होती है वो क्या होती है, वृत्ति होती है। वृत्ति वक्ता की जो मन स्थिति होती है ना। जो कार्य या व्यापार लौकिक जगत से घटित न हुए हों, बल्कि जो वक्ता के मस्तिष्क में इच्छा, संभावना, अनुमान, इन सभी से इसके रूप में निहित हो और उसका संबंध मूड से हो, मतलब वृत्ति से होता है। तो यदि हम लोग इस वाक्य में देखें तो वक्ता के घर जाने की निश्चय की वृत्ति हो रही है, प्रदर्शित हो रही है, तो यहाँ पर निश्चयार्थ वृत्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, वह भोजन बनाता है, वाक्य में कौन सा पक्ष है। वह भोजन बनाता है, इसमें कौन सा पक्ष है, तो यहाँ पर हो जाएगा आवृत्ति मूलक पक्ष हो जाएगा। वह भोजन बनाता है वाक्य में क्रिया का आवृत्ति मूलक पक्ष है। इस पक्ष में क्रिया हमेशा बनी रहती है ना। जो सातत्य परक पक्ष होता है, जो सातत्य परक पक्ष होता है, इस पक्ष में क्रिया के वर्तमान में चालू रहने का बोध होता है। मतलब जो भी आप काम करेंगे वर्तमान में चालू रहेगा। जैसे आप कहेंगे अंजलि लिख रही है, तो ये आपका सातत्य परक पक्ष हो जाएगा। बात करें पूर्ण पक्ष की, तो पूर्ण पक्ष, इस पक्ष में क्रिया के पूरी तरह समाप्त होने का बोध होता है। जैसे आप कहेंगे मोहन दौड़ चुका है, तो ये आपका पूर्ण पक्ष हो गया। यदि हम लोग बात करें स्थित्यात्मक पक्ष का, तो इस पक्ष में क्रिया रूप से व्यक्त न होकर संपूर्ण वाक्य गठन से व्यक्त होता है। जैसे वह पेड़ है, इस प्रकार के वाक्य में अस्तित्व या तो स्थिति का बोध होता है, इसलिए इसे स्थित्यात्मक पक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। मतलब ये कि कार्य के समय और उसके पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतरण को काल कहते हैं। जैसे आप कहें कि सुनील गीता पढ़ता है, सुनील गीता पढ़ता है, प्रदीप पढ़ रहा है। तो काल के विषय में हम लोग जानते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं पड़ता है बल्कि कर्म पर पड़ता है। जैसे आप कहेंगे ना विकास पानी पीता है, इसमें पीता है क्रिया है, और इसे यहाँ पे लिख देते हैं विकास पानी पीता है। इसमें जो ये पीता है ये क्या है, क्रिया है ना। ये क्या हो गया, क्रिया। इसका फल सब्जेक्ट पर मतलब कि कुल मिलाकर कर्ता पर पड़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। किस पर पड़ रहा है, ये जो है पानी पर पड़ रहा है। मतलब ये जो कर्म है पानी, इस पर पड़ रहा है। मतलब ये क्या है, ये एक प्रकार का सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के
मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। याद रखिएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है, और जब इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है, और पद को ही रूप भी व्यक्त कहा जाता है। पद को ही रूप भी कहा जाता है। वाक्य में प्रयोग होने के योग्य शब्द पद या रूप कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो याद रखना वाली बात है वो ये है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है, यहाँ पर क्या है? अकर्मक क्रिया है। राम सो रहा है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक कहलाती है, और इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है। जैसे आप कहें सोहन हंस रहा है, यहाँ पर सोहन आप कहेंगे सोहन हंस रहा है, तो जो सोहन है ये क्या है? कर्ता है, और जो हंस रहा है ये आपका क्या है? क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया मैंने आपको बताया जो प्रेरणा दे। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी? गिराना। गिराना शब्द प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं द्वारा बनती है। मूल क्रिया में आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे आप कहें कर, तो यदि आप कहेंगे कराना, आपने क्या जोड़ा? आना। तो आना जोड़ेंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा, और यदि इसी को वाना कर देंगे करवाना, तो ये आपका क्या बन जाएगा? वाना आपने जोड़ा, ये आपका द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छाटिए, इसमें से कौन सा सकर्मक क्रिया है? चलिए, यदि हम विकल्पों में देखें तो लिखना ये एक प्रकार का सकर्मक क्रिया है। शेष जो शब्द हैं, जैसे चलना हो गया, सोना हो गया, मुस्कुराना हो गया, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे, किसको, ऐसे शब्द यदि लगाते हैं या इनसे प्रश्न करते हैं तो मिल जाती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक, और यदि उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक मानी जाती है। स्पष्ट है? लिखना शब्द में क्या प्रश्न पूछने से उत्तर प्राप्त होता है? अन्य शब्दों की बात करें तो कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा। और आपको ये भी पता होगा कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रियाएं जिनका कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का व्यापार तथा परिणाम कर्ता पर हो, वे अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो क्रियार्थक संज्ञा हमेशा और हमेशा एक वचन पुल्लिंग में रहती है। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती हो तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। वह सदैव एक वचन पुल्लिंग में ही रहती है। जैसे आप उदाहरण लें, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहाँ पर जो टहलना है ये क्रियार्थक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? इसमें से बताना है। अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक, नाम बोधक, इनमें से कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा डी, नाम बोधक। नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, और अन्य जो है वो है। अगला प्रश्न है हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? तो हथियाना और चिकनाना ये नाम धातु क्रिया है। ये क्या है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा या विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे आप कहेंगे हाथ, तो हाथ से क्या बनेगा? हथियाना। हाथ से क्या बनेगा? हथियाना। बात से क्या बनेगा? बतियाना। चिकना से क्या बनेगा? चिकनाना। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? नाम धातु क्रिया होती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो दो प्राणियों और वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है? वो दिखाई देती है उत्तरावस्था के रूप में।
किस रूप में दिखाई देती है? उत्तरावस्था के रूप में दिखाई देती है। चलिए, यदि इसका स्पष्टीकरण देखना हो तो आप क्लास को देख लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में विशेषण अध्याय का अभ्यास है वह उसको देख लीजिए, वहां से उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, मूलावस्था क्या होती है इसके उदाहरण और सारी चीजें वहां पर क्लियर कर दी गई हैं, उसको देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। अकर्मक क्रिया से भी बनती है और सकर्मक क्रिया से। मैंने आपको बताया था आना, लाना, वाना, इन्हीं शब्द को जोड़ने से क्या बनता है? प्रेरणार्थक क्रिया बनते हैं। जैसे जगना का क्या? जगाना, जगवाना, है ना। उठना का क्या? उठाना, उठवाना। आना और वाना ही होता है अधिकतर, है ना। लाना में जैसे खाना का क्या करेंगे? खिलाना करेंगे, खिलवाना करेंगे। तो ये क्या होगा? आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ पे कौन सा है? एक तो है आपका जगाना और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर है होगा, है ना, और ये नोटेड कॉमा बंद हो जाएगा। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है ये बताना है। इसमें क्रिया क्या है? तो यहाँ पे क्रिया क्या है? यहाँ पे क्रिया सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है। वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, मतलब ये कि इन क्रियाओं का असर सीधा कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे राम फल खाता है, अंकित टीवी देख रहा है, ये सभी जो है ये सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से हंसी यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो मीरा जोर से हंसी यह वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ये आपका उत्तर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया है जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े और उसके संपादन के लिए, संपादन हेतु कर्म की आवश्यकता न हो, अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। यहाँ हंसने का प्रभाव केवल मीरा पर पड़ रहा है। यहाँ पर जो हंसने का जो प्रभाव है वो सिर्फ मीरा पर पड़ रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हंसने का प्रभाव मीरा पर पड़ रहा है, मतलब ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। और जब कर्ता स्वयं कार्य न करके उसके लिए किसी को प्रेरित करे तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये प्रेरणार्थक भी हो गया। और ये द्विकर्मक, जब क्रिया के संपादन में कर्म आवश्यक हो, और सकर्मक क्रिया, और जब दो कर्म की आवश्यकता होती है उसे द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अकर्मक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? तो इसमें कौन से प्रकार की क्रिया है? ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चूड़ी अच्छी थी। इसमें थी कौन सी क्रिया है? तो इसमें थी कौन सी क्रिया हो जाएगी? योजक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? योजक क्रिया। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो क्रिया के मूल रूप को आपको पता है कि धातु कहते हैं। तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, साधित सकर्मक धातु। चलिए इसके विषय में कुछ जानते हैं। स्टार्ट करते हैं यहां से कि आपको पता है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुएं अकर्मक और सकर्मक दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, मूल अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक और प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं। यदि हम यहाँ पे विकल्पों को देखें तो साधित सकर्मक धातु दिया गया है, मतलब ये कि उत्तर तो यही होगा। इसके अतिरिक्त दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से, संयोग से संयुक्त धातुएं बनती हैं। जैसे रोने लगा, हंस चुका, पहुंच गया, ये सभी, है ना। और जिन धातुओं के संपादन में दो कर्मों की आवश्यकता पड़ती है उसे द्विकर्मक धातुएं कहलाती हैं। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूं, यहां लड़का और वेद दो अलग अलग कर्म है और पढ़ाता हूं द्विकर्मक धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, इसी में अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है हथियाना में कौन सी क्रिया है? यह प्रश्न हो चुका है एक बार, तो इसमें क्या हो जाएगा? नाम धातु।
अगला प्रश्न है अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा, ये पूर्वकालिक क्रिया है। क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। और पूर्वकालिक क्रिया मतलब कि ये जब कर्ता द्वारा या जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। अगला प्रश्न क्या है, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है, ये है संयुक्त क्रिया। क्या है, संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा, इसमें खाने लगा जो है वो संयुक्त क्रिया है। वह पेड़ से कूद पड़ा, इसमें जो कूद पड़ा है वो आपका संयुक्त क्रिया है। ठीक है, ये रहा क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। और यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।